यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या अटॉर्नी जनरल उसके पार्ट होते हैं? तो जी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो भी इलेक्टेड एमपीज या एमएलएज होते हैं वो पार्ट लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल होगा अगर आप मुझसे पूछेंगे इलेक्टोरल कॉलेज का, तो वो आर्टिकल होता है, क्योंकि ये 52 से शुरू होता है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। जो पहला आर्टिकल होता है वो उस ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो जैसे पहला है, दूसरा एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और तीसरा ही आर्टिकल जो आता है वो इलेक्शन की बात कर देता है। तो यानी कि जो 54th आर्टिकल होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं जी। और इसका एक ट्रिक है कि प्रेम ट्रैकिंग पर चलना है तो कम इन टाइम, इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अब हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, तो दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर एमएलएज भी होते हैं, जिनकी उस पर एमएलएज बैठते हैं। एक दिल्ली, एक पौंडीचेरी, जम्मू में है, और अगर वो अब इलेक्शन होगा तो इसको भी काउंट किया जाएगा। सिस्टम ऑफ वोट क्या होता है, उससे पहले फार्मूला क्या होता है एमएलए के वोट का। तो एमएलए के वोट का फार्मूला जो होता है वो होता है 1971 का एक सेंसस जो है, जितनी पॉपुलेशन होती है अपॉन जितने एमएलएज उस स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ की 1971 की जो सेंसस है उसको लिया जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा वहाँ के 403 जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनसे। अब एमपी का वोट निकालना है, क्योंकि एमपी एक बड़ा पॉपुलेशन को लेकर आता है। फॉर एग्जांपल रायबरेली का ही ले लेते हैं, तो वहाँ पर विधायक तो 4 हैं लेकिन सांसद तो 1 ही होगा। तो उनका वोट निकालने के लिए क्या होता है कि जितना भी ये सब निकल के आता है इसका पूरा टोटल कर देते हैं, सारा जितना भी होता है, प्लस जो भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं दोनों लोकसभा और राज्यसभा के। तो अगर हम वहाँ की बात करें राज्यसभा में, तो वहाँ कितने टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तो 250 है, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 245 हैं। और हमें पता है 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन सी फील्ड से आ सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेशा, यानी लिटरेचर, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, साइंस और आर्किटेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट वॉज नॉट आर्किटेक्चर, इट्स एक्चुअली आर्ट्स, जो बहुत ईजी था पर थोड़ा प्रेशर में मैं भूल गया। ओके, तो एमपी का वोट हमने कैसे निकालना है पूरा, तो उनको पूरा प्लस कर लेंगे, है ना, और उससे पूरा डिवाइड कर देंगे, वो पूरा जो एकदम निकल गया है सारी स्टेट्स का, तब जाके वो एक एक्चुअल मतलब वो निकल गया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स द सिस्टम ऑफ वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और मेजॉरिटी क्या होती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसलिए चैलेंज किया जा सकता है कि कोई असेंबली डिसॉल्व हो रखी थी या वहाँ वो अनफुलफिल्ड वैकेंसीज थी। तो पहली चीज़ तो जो सिस्टम ऑफ वोट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट होता है। यहाँ पर विप का कोई काम नहीं होता है, विप पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट है। विप का मतलब ये होता है कि पार्टी जो इंस्ट्रक्शंस किसी पार्टी मेंबर को दे रखी है उसके अगर अगेंस्ट जाता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई कर सकती है। मेजॉरिटी ऑब्वियसली मतलब जितने वो वोट्स हैं अपॉन उसका 51% एक तरह से, और वैसे उसमें वोटिंग होती रहती है, जो लीस्ट जितने कैंडिडेट्स रहते हैं लीस्ट वाला निकलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मान लो 3 लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, तो जो एक मेजॉरिटी मार्क 51% का रखा है, 50% + 1 जो बोल सकते हैं, तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है और किसी को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ABC है, ए को मिल गया है 44% तक पहुंच गया है, वो 33% तक पहुंच गया, तो थर्ड मेंबर के जो
पहले वोट्स होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो सेकंड प्रेफरेंस फिल होगी वो उनको ट्रांसफ़र कर जाएंगे, फिर शायद बी वाला जीत जाए, इसमें ऐसा होता है। तो और सुप्रीम कोर्ट में उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा जा सकता है, क्योंकि अनफुलफिल्ड वैकेंसी से मतलब नहीं होता है, वहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स एक्चुअल में वहाँ पे हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली क्यों नहीं इलेक्ट कर लेते हैं? प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इसलिए नहीं इलेक्ट करा जाता, उसके काफ़ी वेरियस रीजंस, बिकॉज वो D0 हेड होता है, मतलब नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड तो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है जो इलेक्ट करके आता है, और हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ऐसा शायद आई एम लिटिल कन्फ्यूज अबाउट दैट, कि मोनार्की में तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो है हेरिडेटरी के बेसिस पर आता है, पर यहाँ पर जो होता है वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली हम क्यों इतना पैसा वैसा खर्चा करेंगे जब उसको सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही दे रखी हैं। क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए और नॉमिनेशन के लिए क्या ज़रूरत होनी चाहिए? तो पहले तो 50 प्रपोजर्स, 50 कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वालिफिकेशन में आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 ईयर्स एज जो प्रेसिडेंट की भी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है, गवर्नर की भी होती है, और यहीं पे ऐड करना चाहें तो राज्यसभा का जो मेंबर होता है ना उसके लिए 30 ईयर्स होती है, और लोकसभा के लिए 25 साल, इसीलिए उसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। ये हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस करेंगे तब हम उस जगह इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट 15,000 रुपये भी जमा करने रहते हैं, तो 4 क्वालिफिकेशंस एक तरह से बोल सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डिंग कर रखा हो, और वो ऑब्वियसली ये MP MLA वगैरह कुछ नहीं हो, वरना उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ एंजॉयड विद द प्रेसिडेंट, सिविल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती है। यहाँ एक थोड़ा डाउट आता है कि 2 महीने का शायद प्रायर नोटिस देना पड़ता है कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स में या कुछ, तो ये क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये मैं थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ। इट्स क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ वगैरह तो है भाई, उसका पूरा राष्ट्रपति भवन ही होता है। इम्यूनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती रहती हैं, सैलरी, घूमना फिरना, सारा सब कुछ फ्री, तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अब प्रेसिडेंट 2 तरीके से रिमूव कर सकता है, तो वो क्या होता है, और क्या दूसरा सवाल ये है कि क्या इम्पीचमेंट सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है? तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू हो सकता है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देनी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, लिंक करके पढ़ना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका सिर्फ जो रिमूवल प्रोसीजर है वो राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, वो लोकसभा में नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो क्या था कि 2 तरीके, पहली चीज़ तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब क्या वायलेट कर रहा है वो कुछ मतलब नहीं है उसका, है ना, ये काम में डेफिशिएंसी हो। अब 2 तरीके तो थे, एक शायद वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंड ये होगा कि कोई बिल लेके आ गया, पर उसमें कैसा होता है कि 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी बात 1/4 मेंबर पहले साइन करेंगे, फिर थर्ड चीज़, अब ये भी पास हो गया तो लग रहा है कि हाँ मैटर सीरियस है। तो अब अगर मैटर सीरियस है तो क्या करेंगे, तो 1/4 मेंबर्स साइन कराने के बाद आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि जितने सांसद हैं, सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, सब के सब, उनका 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है, जितने टोटल होते हैं। और इसमें एक ये चीज़ है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इम्पीचमेंट में पार्ट लेते हैं, यानी कि MPs पार्ट लेते हैं, सारे MPs नॉमिनेटेड, और वो MLAs की कोई जगह ही नहीं है। और सिविल प्रोसीडिंग्स उसकी ऑफिस में जब तक है वो नहीं कर सकते हैं आप, दिस इज़ द वे। और उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस कहीं भी हो सकता है। ओबियसली इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल मैंने पढ़ा था, पर एग्जैक्टली मुझे इसका मीनिंग अभी तक सही से नहीं समझ आया। पर हाँ ये तो पता था मुझे कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, ये मैंने पढ़ा था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे पीछे का थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, ये मैं ध्यान दूंगा अपने में। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑब्वियसली कौन नहीं पार्टिसिपेट करते, ये MLAs जो हैं जो उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पर नहीं करते हैं।
प्रेसिडेंट का अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट CGI आ जाते हैं, पर 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवा देने होते हैं पहले ही। 6 महीने के अंदर भाई करवा के रखना रहता है। अब डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट की वो ले लेते हैं, और जब तक वो एक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वही वो मतलब रहते हैं। और जो भी परमानेंटली इलेक्शन वाइज आ रहा है प्रेसिडेंट बनने का, उसको पूरा 5 साल ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जैसे शायद आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, जाकिर हुसैन जी जब शायद एक्सपायर हुए थे अपने कार्यकाल में, तो मतलब ऐसा है कि जो नेक्स्ट आएगा उसको पूरा 5 साल मिलेगा। 52 से 57 होता है, किसी कोई 54 में मर गया तो उसको 54 से 59 मिलेगा पूरा। और वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की वो आती है तो उसको पावर्स वगैरह वही मिलती है, राजभवन वगैरह मिलता है। यस, CGI अगर एक्टिंग कर रहा है प्रेसिडेंट की तो उसको पावर और प्रिविलेजेस सारी मिलेंगी। ये एक थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं 11वां क्वेश्चन भी नोट कर लूँगा, पर मुझे जितना ध्यान है शायद मैं सही हूँ। प्रेसिडेंट समन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। समन करने का मतलब है बुलाना, और समन करता है वो 2 बार, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है वो, और साल का पहला साल होता है तब समन कर सकता है। समन एक और होता है कि जब डेडलॉक की स्थिति बन जाती है, जो शायद आर्टिकल 108 में दे रखा है कि जो भी बिल है वो जब फंस जाता है तो लाइक दिस हैपेंस एक्चुअली। ओके, सो और क्या था, समन सस्पेंड कर सकता है। एडजर्न की पावर जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। समन, सस्पेंड और डिसॉल्व करने की पावर है वो लोकसभा के मतलब लाइक प्रेसिडेंट के पास होती है। डिसॉल्व इन द सेंस 2 तरह से डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व का मतलब है कि भाई 5 साल पूरे हुए, तुम्हारा इलेक्शन ख़त्म हो गया और आ जाओ। या डिसॉल्व की एक और चीज़ हो सकती है, शायद डिसॉल्व का मतलब तो ये भी होता होगा ना कि जब वो वोट ऑफ लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता होगा तब, और जो प्रेसिडेंट है वो मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, जो पहली वाली जब गवर्नमेंट बनती है, जो पहला समन करके बुलाते हैं और वहाँ पर मेजोरिटी प्रूव करनी रहती है जो भी, तभी इसका मतलब है कि आपकी मेजोरिटी है तभी आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन नहीं होता चूज़ करने का। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट पर हम पहुँचते हैं।